हेलो एडीबीएंस, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ हर्ष मालव और आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तीनों ही अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोग जानते ही यार, अब जेईई मेंस में क्या होता है कि हर एक चैप्टर से एक सवाल तो आना ही आना होता है। इस टाइप का प्रोसीजर आपका हो चुका है कि हर चैप्टर से अप्रॉक्स एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं और की पॉइंट्स पे बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ठीक है, आप दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी रैंक मिल जाए, बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाए, यही हम लोगों का ड्रीम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात जो है वो सबसे पहली बात ये है बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन k फैक्टोरियल। इन k फैक्टोरियल हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p ढूंढना है k फैक्टोरियल के अंदर। फैक्टोरियल का मतलब सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p चाहिए k फैक्टोरियल के अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? उसका फॉर्मूला होता है k डिवाइडेड बाय p प्लस k डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k डिवाइडेड बाय p की पावर 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये चलता जाएगा जहां तक ये जीरो ना बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा छोटी सी बात, मुझे क्या चाहिए, फाइंड, क्या चाहिए, 2 की पावर r वेयर r इज मैक्सिमम, है ना, r आपका मैक्सिमम होना चाहिए इन फैक्टोरियल 10। कहने का मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं कि 2 की r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी 2 कितनी बार आ रहा होगा 10 फैक्टोरियल में। एक तरीका तो ये है कि आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 लिख लें और काउंट कर लें, और एक तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला। अब इस वाले फॉर्मूले से देखिए क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा बताइए। 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 और 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5। 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2। और 10 डिवाइड बाय 8 कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 8 के बराबर। ये तो हो गया आपका मेथड। और देसी तरीका तो आप जानते ही हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब वो तरीका वहां तक अप्लाई हो जाएगा, कहां तक, जहां तक 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अगर मान लिया मैंने 100 फैक्टोरियल लिख दिया तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा बाबा, है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस फॉर्मूला कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन k फैक्टोरियल कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, मैं कुछ सवाल करवाता हूं। अच्छा, प्राइम है, यहां पे ध्यान रखना, प्राइम नंबर के लिए आप लोग चेक कर सकते हो यहां पे। चलिए अब सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है, r का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इफ 120 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 की पावर r, यानी आपको यह पता लगाना है कि 120 फैक्टोरियल में 6 कितनी बार आ रहा है। अब 6 क्या है, प्राइम नंबर तो होता नहीं है। अब 6 प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब 3 इंटू 2 लिख सकते, तो एक बात बताओ, किसी के भी फैक्टोरियल में, मान लो 10 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो 10 फैक्टोरियल में बच्चों 3 ज्यादा बार आएगा कि 2 ज्यादा बार आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 3 ज्यादा बार आएगा। अगर 3 ज्यादा बार आएगा तो 6 यानी 6 उतनी बार ही बनेगा जितनी बार 3 आ रहा होगा। राइट गाइस, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? 6 उतनी बार ही बनेगा जितनी बार 3 आएगा। क्लियर है? यानी आपको 6 की पावर r ढूंढना है 120 फैक्टोरियल में, यानी 6 कितनी बार आ रहा होगा 120 फैक्टोरियल में, उतनी बार ही आ रहा होगा। दैट नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी कमिंग एज इक्वल टू जितनी बार 3 आ रहा होगा। यानी कुछ नहीं करना, आपको 3 ढूंढना है कि 120 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 120 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यानी 9, है ना। और एक अगला हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 9 के बाद आ जाएगा कितना, 27, 3 का क्यूब। अगला आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 81। अगला वाला तो आपको पता ही है कि वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। ये दिस विल बी इक्वल टू 40। 120 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा, ये 13 पॉइंट समथिंग, यानी ये 13 हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 120 अपॉन 27 ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, यानी ये 4 के बराबर हो जाएगा। और प्लस अगर इसको देखोगे 120 अपॉन 81 ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 18 ये 58 के बराबर आ जाएगा। यानी 6 जो है वो 120 फैक्टोरियल में टोटल मिला के 58 बार आएगा, क्योंकि 3 वहां पे 58 बार आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज
हो सकता है कि 2 जो है वो 50 बार 2 जो है वो 70 टाइम्स आ रहा है। अगर 2 70 टाइम्स आ रहा है तो 6 तो 58 टाइम्स ही बनेगा ना, जितनी बार 3 आएगा, क्योंकि 6 लाने के लिए आपको 3 into 2 चाहिए होगा। आई थिंक ओवर एक्सप्लेन हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा बात। अगला सवाल देखिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। 150 फैक्टोरियल के एंड में हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए बच्चों। तो नंबर ऑफ जीरोस के देखने के लिए क्या देखेंगे बताओ, आप लोग बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए हमें क्या देखना होगा। सर कितनी बार 10 आएगा, अब कितनी बार 10 आएगा, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5। तो बताओ किसके लिए चेक करेंगे बच्चों, 2 into 5 किसके लिए चेक करेंगे, आप लोग बताइए। सर 5 के लिए चेक करेंगे, तो बस 5 ढूंढ लो, 5 कितनी बार आ रहा है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस अगला हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, और अगला वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो 150 अपॉन 5 की पावर 4 हो जाएगा, डेट इज 625। तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 के बराबर, ये हो जाएगा 150 अपॉन 25, दैट विल गिव यू 6, और ये हो जाएगा 150 अपॉन 125, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0। तो टोटल मिलाकर 37 जीरोस होंगे। इसमें पूछा ना नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल, तो टोटल मिला के इसमें 37 जीरोस आपको दिखाई देंगे। इज इट क्लियर एवरीवन, सबको ये बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। चलिए, तो ये आपको मैंने बताया एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इसी के साथ साथ, फैक्टोरियल के बारे में सब लोग जानते हैं, यू एवरीवन नो व्हाट इज फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में अगर सब लोग जानते हैं तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहूंगा, और वो प्रॉपर्टीज है आपकी एनसीआर की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि काफी बार मेंस में एनसीआर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल आया है। एनसीआर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल आया है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चा जानता है इसको, नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है कि एनसीआर को आप क्या लिख सकते हैं, एनसी एन माइनस आर। क्यों बाबा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, गिव अ थम्स अप, यस। एनसीआर को क्या लिख सकते हैं, एनसी एन माइनस आर, बी विद मी। दूसरी प्रॉपर्टी एनसीआर को लिख सकते हैं एन अपॉन आर इनटू में एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, यस और नो, यस और नो, यस और नो, सही बात है। यानी आपने ऊपर वाला एक्सपोनेंट और नीचे वाला एक्सपोनेंट को नीचे उतार दिया तो एन अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 हो जाएगा। एक और बार आप ऐसा कर सकते हैं तो एन माइनस 1 आर माइनस 1 भी नीचे आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा बताओ, एन माइनस 2 सी आर माइनस 2। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये हो जाएगा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। बताइए किसके बराबर होगा, बताइए किसके बराबर होगा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। सर इट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 सी आर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर। चौथी प्रॉपर्टी, अगर आपके सामने लिखा हुआ है एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई, दिस इंप्लाइज आइदर, कौन बराबर होगा बाबा, x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, एनसीआर is equal to n upon r n minus 1 cr minus 1, ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr, ncx is equal to ncy is equal to either x is equal to y और x plus y is equal to n। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो आएगी आपकी वो कौन सी प्रॉपर्टी आएगा, देखिए अगली प्रॉपर्टी आएगी आपकी एनसीआर upon NCR minus 1, again a very important property, n minus r plus 1 upon r, very important property। NCR upon NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1। देखो बच्चों, कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करूंगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बातें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कहीं भी कोई भी कंसेप्ट यार आपके काम आ जाएगा ना। अगर वो सवाल आ गया ना तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। आपको लगेगा यार वास्तव में सर ने वो बात बताई थी और हमने उस सवाल को कर पाए हम लोग उस बात की मदद से। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनना जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, राइट है ना, बी विद मी। तो ये हो जाएगा एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। अगला हो जाएगा कितना, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, के सी के, अगला हो जाएगा के प्लस 1 सी के प्लस अगला हो जाएगा के प्लस 2 सी के से लेके लास्ट में जा रहा है एन सी के। इसका वैल्यू आता है एन प्लस 1 सी के प्लस 1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत ज्यादा। चांद तारे बना लो इस प्रॉपर्टी पे। के सी के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के से लेके एन सी के, है ना। अब आती कैसे ये थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूं। के सी के लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं के प्लस 1 सी के प्लस 1, क्योंकि के सी के का वैल्यू भी 1 आएगा और के प्लस 1 सी के प्लस 1 का भी वैल्यू 1 आएगा। प्लस ये हो जाएगा कितना, के प्लस 1 सी के प्लस अगला हो जाएगा के प्लस 2 सी के और लास्ट में आ जाएगा आपका एन सी के। ध्यान से देखिएगा इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये एन सी आर दिखाई देगा और ये एन सी आर माइनस 1 दिखाई देगा। दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 सी आर। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा
तो ये हो जाएगा k प्लस टू सी के प्लस वन, राइट। फिर ये इसके साथ जुड़ेगा जाके, तो k प्लस टू सी के प्लस वन प्लस k प्लस टू सी के, दोनों को ऐड कर दे k प्लस थ्री सी के प्लस वन। इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी नीचे तो हमेशा k प्लस वन आता रहेगा, तो इससे जस्ट पहले वाले में क्या आएगा, k प्लस वन आएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ऑब्वियसली बात है कितना आ रहा होगा, बताओ कितना आ रहा होगा, n आ रहा होगा, तो n सी के प्लस एन सी के प्लस वन, दैट विल गिव यू एन प्लस वन सी के प्लस वन, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कृपा करके आप याद रखें, ठीक है। ऑल इट नोट इट डाउन, लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है बाइनोमियल की शुरुआत की। बाइनोमियल की शुरुआत की बातें आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सपेंशन लिखा x प्लस ए की पावर n का, इसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, nc0 है ना। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, आप लोगों को पता है ना सब कुछ। एक्सपेंशन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, चलता जाएगा, लास्ट में ncn x की पावर तो 0 हो जाएगा और a की पावर क्या आ जाएगा, n। अब एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो शुरुआत वाला है और जो आखिरी वाला है वो सेम है, यानी nc0 और ncn दोनों की वैल्यू सेम होती है। nc1 और ncn माइनस 1 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी आएगी, ये सब पता है आपको। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी यहाँ पे n+1 के बराबर, और c0 c1 है ना, c0 c1 c2 ये क्या होता है आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी लिख सकते हैं इनको, दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जो यहां पे पूछी जाती है बाइनोमियल में, पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है बाइनोमियल में जो पूछी जाती है, वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना। मतलब कहने का मतलब किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना। द मोस्ट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, और उसके लिए आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेटा जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म होती है आपकी कितनी, जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं TR+1 से, और वो बराबर होती है NCR, x की पावर n माइनस r और a की पावर r। बस याद कर लो, मेमोराइज कर लो, इसको डब्बे में बंद कर लो, चांद सितारे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। TR+1 इज इक्वल टू NCR, x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, यानी फर्स्ट टर्म की पावर तो n माइनस r आती है, सेकंड टर्म की पावर r आती है, और TR+1 यानी अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो r का वैल्यू कितना होगा बताओ। अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो r का वैल्यू क्या होगा, 0, वेरी गुड। अगर सेकंड टर्म निकालना है तो r का वैल्यू क्या होगा, 1। इन बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये जनरल टर्म होगी, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे क्या बात है, सवाल आ गया, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपको इसके अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होगा x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है प्यारे बच्चों। अब x की पावर 0 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। कैसे है, x+1 को क्या लिख सकता हूं मैं बताऊं, x+1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3 का होल क्यूब, प्लस इसको लिख सकता हूं 1 का क्यूब। इस तरह से लिख सकता हूं मैं x+1 को, केवल x+1 की बात कर रहे हैं। फिर इसको मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैंने किसको लिखा है, x+1 को। आप ध्यान से देखिए, x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी उठा के मैं वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये और ये फैक्टर आपस में कट जाएगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा, x की पावर 1/3 प्लस 1। ऐसे दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले को लिख सकते हैं आप कितना, ये हो जाएगा आपका x-1। अब x-1 को क्या लिख सकते हैं बताइए, x-1 को लिख सकते हैं √x-1 इंटू में √x+1, और डिनोमिनेटर में से अगर √x कॉमन निकाल लूंगा तो डिनोमिनेटर में से अगर मैंने √x कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा √x-1, यानी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा √x इंटू में √x माइनस का 1, और ये आपस में कट जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन √x, यानी बचेगा माइनस में 1 + 1 अपॉन √x, और पूरे की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के बराबर। अब सर आप ये बताइए कि इसको छोटा क्यों बना रहे हैं, हम डायरेक्टली जनरल टर्म का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर सकते, जब भी आपको बाइनोमियल की तरह नहीं दिखेगा ना, दो टर्म्स नहीं दिखेगी, तब तक आप फॉर्मूला यूज मत करना, बहुत दिक्कत आ जाएगी, वरना आप x को सेपरेट नहीं कर पाओगे। x को सेपरेट करना बहुत जरूरी होता है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या दिखाई देगा, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2 पूरे की पावर 10। तैयार बच्चों, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए, और खटाखट आएगी। देखिए आप, जनरल टर्म क्या होगी, 10CR, x की पावर 1/3 की पावर 10 - r, और माइनस
x की पावर -1/2 की पावर r, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10cr, यहां से -1 की पावर r को मैंने कॉमन निकाल लिया और ये हो जाएगा कितना, x की पावर टोटल कितना होगा देखना, ये हो जाएगा 10 - r/3, यहां से 10 - r/3 और यहां से मिलेगा माइनस का r/2। अब आपको पता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी बच्चों, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी, इसका मतलब क्या होगा कि 10 - r/3 माइनस का r/2 किसके बराबर होगा, शून्य। किसके बराबर होगा, 0। यानी आपने x की सारी पावर्स को कलेक्ट कर दिया और उसको 0 के बराबर कर दिया, इसका मतलब 10 - r/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2, यानी 20 - 2r इज इक्वल टू 3r। तो r कितना आ गया, 4, खत्म। r कितना आ गया, 4। अब r का वैल्यू 4 हो गया तो बस यहां पुट कर दीजिए इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा 10c4 -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। 10c4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय 4 × 3 × 2 × 1। तो यहां से 4 × 2 × 8, ये कट गया 3 बार, 7 3 21 × 10, ये हो जाएगा 210 और ये आंसर है। ये सवाल 2 बार जेईई में आ चुका है, 2 बार, 2021 में भी आया और उससे पहले भी आ चुका है एक बार सवाल, आई थिंक 10 में या 13 में आ चुका है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह से हम सवाल को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये भी बहुत कॉमन सवाल है। ये हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि यार ऐसा कोई सवाल आ जाए ना जो हम कर पाए। तो मैंने आपके लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और मैं साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और साथ के साथ क्लास में भी मैंने सवाल लिए आपके लिए, ताकि हम बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाए। तो ये सवाल देखिए, ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इररेशनल टर्म्स निकालनी है तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखो बालक, तो ये हो जाएगा 45cr, 4 की पावर 1/5 पूरे की पावर 45 माइनस r, 7 की पावर 1/10 पूरे की पावर r। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 45cr, 4 की पावर 45 माइनस r/5 और 7 की पावर r/10। अब आपको इररेशनल टर्म्स चाहिए, तो आप उल्टा काम कीजिए, आप रैशनल टर्म्स ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए आप, रैशनल टर्म्स ढूंढ लीजिए टोटल मिला के। तो आपने अगर रैशनल टर्म्स ढूंढ ली, क्योंकि टोटल मिला के देखिए पावर 45 है, तो टोटल मिला के टर्म्स कितनी आ रही होगी, 46 टर्म्स आ रही होगी। अब 46 टर्म्स में से आप रैशनल टर्म्स ढूंढ लो। अब रैशनल टर्म कब मिलेगी, जब 45 माइनस r/5 एंड r/10 क्या होगा, इंटीजर होगा। ये दोनों इंटीजर होंगे तभी तो रैशनल टर्म मिलेगी। अगर ये दोनों फ्रैक्शनल पावर में आ गया तो रैशनल टर्म थोड़ी ना मिलेगी, तो इररेशनल टर्म्स हो जाएगी। तो बताओ, अच्छा r का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ऑब्वियसली बात है r का वैल्यू सबसे बड़ा 45 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो r का वैल्यू ट्रेवल करेगा 0 1 2 3 कहां से लेके 45 तक। अब दोनों को एक साथ इंटीजर बनना है, तो सबसे पहले r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल सही जवाब। अगला r का वैल्यू बताओ कितना होगा, अगला r का वैल्यू बताओ, पहला तो 0 हो गया। अगला r का वैल्यू बताओ सर 10, बिल्कुल सही है, दोनों इंटीजर बनेंगे। अगला बताओ 20 सर, अगला बताओ 30 सर, अगला बताओ 40 सर। क्या बात है। तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स आ जाएगी रैशनल, जितनी r की वैल्यू आएगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। तो टोटल मिला के 5 रैशनल टर्म्स आ जाएगी। अगर 5 रैशनल टर्म्स आ जाएगी तो इररेशनल टर्म्स कितनी हो जाएगी मुन्ना, इररेशनल टर्म्स हो जाएगी 41 टर्म्स। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ गया। बहुत कॉमन सवाल है ये, बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, इसलिए ध्यान रखिए, जनरल टर्म लिखिए और सवाल को सॉल्व कीजिए और मजे लीजिए, आनंद लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात क्या है, हाँ ये बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सभी लोग एक बात तो जानते होंगे, है ना, आप सभी लोग एक बात तो जानते होंगे बहुत अच्छे से। क्या बात जानते होंगे बहुत अच्छे से, वो मैं बता देता हूं आपको कि मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है। भाई देखिए, पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है तो एक्सपेंशन में, जैसे पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी एक्सपेंशन में, 7, तो एक ही मिडिल टर्म आएगी। पर पावर अगर ऑड है, यानी लीजिए पावर अगर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में 6 आएगी, तो उसके इसमें 2 मिडिल टर्म होगी। तो ये क्या, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे हुए आपके सामने। तो अगर ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे हुए तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होगा, यानी मैक्सिमम कब होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ, पता है ना आपको, बताओ 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 बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है रे बाबा, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, ध्यान रखना। क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस तरह से बढ़ना स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटा क्या होगा, मान लीजिए 100 है, 100C 0, फिर 100C 1, फिर 100C 2, चलता जाएगा। पीक पे कब आएगा, जब मिडिल टर्म होगा, फिर घटता हुआ स्टार्ट होगा, घटता हुआ स्टार्ट होगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 100C 100, यहाँ पे आ जाएगा 100C 100 और यहाँ पे आ जाएगा 100C 0। दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 1 के बराबर। यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बढ़ना स्टार्ट होता है, एक पीक पे जाता है ना, पीक पे होता है कोरोना की तरह, है ना,
पीक पे जाता है, उसके बाद फिर डाउनफॉल आता है ना, जैसे अभी डाउनफॉल आ चुका है कोरोना में, फिर आएगा वापस, हम लोग लापरवाही कर रहे हैं फुल। चलिए, तो 50 CR की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो 50 CR का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब ये मिडिल टर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 50C25। 50C25 मिडिल टर्म निकालनी है, 50C25। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बताओ? 57C29, या फिर आप लिख सकते हो 57C28, दोनों एक ही बात है। जैसे मान लीजिए 10C2 लिखा हुआ है, 10C2 लिखो चाहे 10C8 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसका मिडिल टर्म कितना आएगा? 57C29 या फिर 57C28, है ना, दोनों आपस में बराबर ही एक दूसरे के। तो मिडिल टर्म मैक्सिमम होने के लिए मिडिल टर्म होना चाहिए। मान लीजिए 5वीं टर्म आपकी मिडिल है, तो आर का वैल्यू तो 4 ही होगा ना, आर का वैल्यू तो 4 ही होगा। अगर 50वीं टर्म आपकी मिडिल टर्म है तो आर का वैल्यू कितना होगा? 49 ही होगा ना। चलिए, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, 59CR का मिनिमम वैल्यू। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 59C0 या फिर 59C59। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? अरे बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोले आप। हाँ, अगला बताओ, RC5 का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। RC5 आपका मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए R का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ, R का वैल्यू बताओ कि RC5 मैक्सिमम हो जाए। कितने लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट से? एक बहुत ट्रिकी सवाल पूछा आपसे मैंने। R का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए RC5 मैक्सिमम हो जाए। तो आपका जवाब आ रहा होगा 10। कितने लोगों का जवाब आ रहा है? 10। कितने लोगों का जवाब आ रहा है? 11। तो जो लोग 10 जवाब दे रहे हैं, जो लोग 11 जवाब दे रहे हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप लोग सब गलत है, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आर का कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये कि आर 100 हो गया तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, आर 200 हो गया तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आर 300 हो गया तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कोई परफेक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है। ये मैंने घुमाने के लिए आपसे पूछा था, समझ गए, और आप घूम भी गए, काफी सारे बच्चे समझ भी गए होंगे। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ही आवश्यक सूचना सॉरी, अब जो आवश्यक सूचना मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही आवश्यक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। वो आवश्यक सूचना क्या है? कई बार सवालों में काम आ जाती है। प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको बात। प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 491 इंटू में 492 इंटू में लिख दिया 493 इंटू में लिख दिया 494 इंटू में लिख दिया 495, ये पता है किससे डिविजिबल होंगे? 5 के फैक्टोरियल से। किससे डिवाइड होंगे? 5 के फैक्टोरियल से। और आईआईटी में एक सवाल पूछा गया था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद भी कर सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n का स्क्वायर, फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n की पावर n। याद रखिए इस बात को, फैक्टोरियल n का स्क्वायर जो होगा वो n की पावर n से डिविजिबल होगा। फैक्टोरियल n का स्क्वायर जो होगा वो n की पावर n से डिविजिबल होगा। फटाफट से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n की पावर n। और ये बात ध्यान रखिए, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। अब अगली बात क्या है? बहुत ही जरूरी बातें हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं वो है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यहां से भी काफी सारे सवाल आते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से भी सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको फील लीजिएगा। अच्छा, पहले तो ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है 1 + x की पावर n का, क्या होता है? nc0 + nc1x + nc2x स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा बालक? ncn इंटू x की पावर n, nc0 से लेके ncn x की पावर n। फिर यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ सिग्मा r बराबर 0 से लेके n, NCR इसका वैल्यू किसके बराबर आता है बच्चों? 2 की पावर r के बराबर। याद है, सिग्मा r बराबर 0 से लेके NCR, कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NC0 प्लस का NC1, है ना, NC1 प्लस का NC2 से लेके कहां तक? NCN। इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 की पावर n के बराबर आएगा, सॉरी 2 की पावर r के बराबर नहीं आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। समझ गए बात को? मान लीजिए मैंने आपसे बोला 10C0 प्लस का 10C1 से लेके कहां तक? 10C10, इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 2 की पावर 10 के बराबर। क्लियर? चलिए, ये तो पहली बात होगी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। दूसरी बात क्या आएगी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से? सिग्मा r बराबर 0 से लेके n, r इंटू NCR, इसका वैल्यू आता है n इंटू 2 की पावर n -1। याद कर लो, इसका वैल्यू आता है n इंटू 2 की पावर n -1। कैसे आता है वैसे? आप डायरेक्टली सॉल्व करना याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। NCR को क्या लिख सकते हो बताओ? n/r
और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन, सी आर माइनस वन प्रॉपर्टी बताई थी, r से r कट जाएगा, एक n बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा n तो बाहर आ गया, r बराबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अब यहाँ बचा केवल n माइनस वन, सी आर माइनस वन। आर 1 से स्टार्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे r माइनस वन आ गया, r को जैसे ही 1 पुट करोगे तो n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन और लास्ट में आ जाएगा n माइनस वन सी n माइनस वन यानी 2 की पावर n माइनस वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अगर आप ये समझते हैं ना, ये समझते हैं तो तीसरा फॉर्मूला बताइए फटाफट से, तीसरा फॉर्मूला बताइए। अगर मैंने लिख दिया सिग्मा r बराबर 0 से लेके n r इंटू आर माइनस वन इंटू में लिख दिया मैंने एनसीआर, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा, r इंटू आर माइनस वन इंटू में एनसीआर, इसका फॉर्मूला कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा सर n इंटू एन माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है। अगर मैंने आपसे और आगे पूछ लिया सिग्मा r बराबर 0 से लेके n r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू में एनसीआर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू आ जाएगा n इंटू बोलो 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 n माइनस वन n माइनस टू 2 की पावर n माइनस थ्री, 2 की पावर n माइनस थ्री। क्लियर है सबको? तो इस तरह के समेशन हमें ध्यान रखने हैं। अब अगली बात क्या आती है, अगली बात ये आती है कि अगर आपको क्या करना है, हाफ चाहिए, हाफ का मतलब सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCn तक जा रहा है, और अगला जो है मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, तो 2 की पावर n के बराबर होता है। आई वॉन्ट टू नो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, इसका वैल्यू आता है 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन, ध्यान रखना। सिमिलरली NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 से लेके ऑड टर्म्स वाले जितने भी हैं उनका भी आंसर आता है 2 की पावर n माइनस वन, 2 की पावर में n माइनस वन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपना कारवां। अगली बात, r बराबर 0 से लेके n माइनस वन की पावर r इंटू एनसीआर, इसका वैल्यू भी शून्य आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। सिक्स्थ, सिग्मा r बराबर 0 से लेके n माइनस वन की पावर r, ये हो जाएगा r इंटू एनसीआर, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, शून्य। अब यहाँ पे r की जगह आप r माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर। इसको कैसे लिखोगे बताओ, ये आएगा आपका NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5। 0 क्यों आएगा, कारण देखिए, यहाँ पे x की जगह माइनस वन डाल दो। अब जैसे यहाँ पे x की जगह माइनस वन डाला तो 1 माइनस वन कितना हो जाएगा, 0। तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, यानी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है ना सबको ये बात? चलिए, तो ये सारे सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी कभी भी आपके सामने काम आ सकता है, कभी किसी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपको, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट बात जो है ना वो मुझे बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चा फंस जाता है इस सवाल में। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए 1 प्लस, अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, हाँ, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, किस बारे में बात करना चाहूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके सामने लिखा हुआ है NCR लिखा हुआ है, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा, देखना। अगर यहाँ पे NCR लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ समथिंग लिखा हुआ है, कोई भी समथिंग, उसकी पावर भी यही सेम R लिखा हुआ है, अगर उसकी पावर भी यही सेम R लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है नन ऑफ द टर्म इज मिसिंग, नन ऑफ द टर्म इज मिसिंग, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, इसका मतलब आगे से और पीछे से कोई टर्म मिस नहीं होना चाहिए, सारी टर्म्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर सारी टर्म्स आपकी अवेलेबल है तो ये एक्सपेंशन होता है 1 प्लस समथिंग की पावर n का एक्सपेंशन होता है, ध्यान रखना। समथिंग क्या ये, अब इसको कुछ भी बोल सकते हो, मान लो अल्फा बोल दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर n का एक्सपेंशन। ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है, ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लगा होगा और सिग्मा लगा होगा तो सिग्मा को सीधा आप एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना होना क्या चाहिए, NCR समथिंग की पावर R, तो वो 1 प्लस यानी अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा की पावर n बनेगा। अब ऐसे ये समझ में नहीं आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है, एक एग्जांपल तो होना चाहिए सर, तभी समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूं बड़े बड़े सवाल इसके सामने ढेर हो जाते हैं, बाइनोमियल के बड़े बड़े सवाल इसके सामने खत्म हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ये देखिए एग्जाम्पल आ गया। तो 30C0 5 की पावर 100 माइनस 30C1 5 की पावर 98 3 की पावर 3 प्लस 30C2 5 की पावर 9। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो एक्सपेंशन लिखिए, यहाँ पे एक्सपेंशन कितना है, जनरल टर्म लिखिए, जनरल टर्म सबसे पहले आएगा 30CR, दिख रहा है आपको 30CR, ये कहां तक जा रहे हैं, लास्ट तक, जहां तक भी पॉसिबल है। और इससे पहले भी कोई टर्म आ नहीं सकता क्योंकि 30C0 आ चुका है, उससे पहले तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि 30C0 के बाद 30C1 है। फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे -1 की पावर R,
और सिग्मा को स्टार्ट कर देते कहां से, आर बराबर 0 से। आर को 0 पुट करेंगे 30 0 -1 की पावर 0, वो 1 हो जाएगा पहला टर्म। 5 की कितनी पावर आएगी बच्चों, 100 के बाद 98 है, 98 के बाद 96 है, यानी 100 - 2r। और 3 की कितनी पावर आएगी, पहले 3 की पावर 0 थी, फिर 3 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 6 हो गई, तो 3 की पावर 3r। इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, जनरल टर्म लिखना। क्या आपने जनरल टर्म लिख दिया, बिल्कुल आपने लिख दिया। देखिए बहुत केयरफुली आप देखिए, आपको जनरल टर्म दिखाई दे रहा होगा। कहां तक जा सकता है, ऑब्वियसली बात है 30 तक जा सकता है ये। अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहां पे 30 CR लिखा हुआ है और यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे जादू लगाने वाले हैं। जादू क्या है, ये ट्रिक ध्यान रखना, ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है। अब देखना मैं जादू करूंगा यहां पे। ये 5 की पावर 100 है, इसको मैं 5 की पावर 100 अपन 5 की पावर 2r लिख सकता हूं। अब 5 की पावर 100 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, 5 की पावर 100 बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, r बराबर 0 से लेके 30, इट विल बी 30 CR -1 की पावर r। ये बच रहा है 5 की पावर -2r। 5 की पावर -2r का मतलब 1/25 की होल पावर r। ये बच रहा है 3 की पावर 3r, और 3 की पावर 3r बच्चों क्या बनेगा, 3 की पावर 3r क्या बनेगा, ये बनेगा 27 की पावर r। क्या सारी टर्म्स r के टर्म्स में आ गई क्या, यस। ईच एंड एवरी टर्म विच इज अवेलेबल हेयर इज टर्म ऑफ r, एनसीआर की फॉर्म में, एनसीआर इस फॉर्म में आना चाहिए, ये जो r लिखा हुआ है इस फॉर्म में आना चाहिए। आ चुका है, तो सबको एक साथ क्लब कर दो। तो 5 की पावर 100 सिग्मा r बराबर 0 से लेके 30, ये हो जाएगा 30 CR। और मैं देखना डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, क्या मैं डायरेक्टली इसको -27/25 की r लिख सकता हूं पावर r। देखिए कैसे कैसे, इसके ऊपर में भी r, इसके ऊपर भी r, इसके ऊपर सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो -27/25 की पावर r। और आपको बताया था मैंने बच्चों कि ये जिसका एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 + अल्फा की पावर n का एक्सपेंशन। अल्फा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, -27/25 और पूरे की पावर n, n बोले तो कितना पावर है 30, और बाहर है 5 की पावर 100। तो सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 100 एलसीएम ले लो, तो 25 - 27 हो जाएगा -2/25 की पावर कितना हो जाएगा 30, यानी 5 की पावर 100 इंटू में 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 60 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 30, दैट विल बी द आंसर। देखिए कितनी जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं है, मानते कि नहीं मानते कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन बन जाता है डायरेक्टली, बहुत ईजी तरीके से बनेगा, याद रखना है इस कंसेप्ट को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात की तरफ कूच करते हैं। अब अगली बात क्या होगी हमारी, अगली बात होगी प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी काफी बार सवाल आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर मैं आपको इसको मेथड से नहीं बताऊंगा, अपना तो एक ही काम है, ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक से कैसे बताएंगे, आप लोग सभी जानते हैं कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है nc0 प्लस का nc1, सॉरी x आएगा, प्लस का nc2 इंटू x², है ना, और लास्ट में आएगा ncn इंटू में x की पावर n। जानते हैं सभी लोग। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फाइंड, मुझे एक सवाल बोल दिया गया है फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, nc0 इंटू nc0 प्लस आ जाएगा nc1 इंटू nc2 और लास्ट में आ जाएगा ncn इंटू में ncn। मुझे इसको निकालना है। देखते ही पता लग रहा है भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, देखते ही पता लग रहा है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो क्या करना है, अब मेरी ट्रिक सुनो। व्हाट इज द ट्रिक, सबसे पहले तो ये चेक करना है कोई भी टर्म मिसिंग तो नहीं है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं जा सकता, इसके बाद में कुछ नहीं जा सकता। ट्रिक सुनिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है जनरल टर्म। अब इसका जनरल टर्म क्या आएगा, ध्यान से देखना, एनसीआर इंटू एनसीआर आएगा, ऑब्वियसली बात है। आर को 0 पुट करोगे तो पहला टर्म, आर को 1 पुट करोगे तो दूसरा, आर को 2 पुट करोगे तो तीसरा, और लास्ट में आर को n पुट करोगे तो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के लोअर जो बेस हैं उनको ऐड करना है, और वो ऐड करने पे एक कांस्टेंट बनना चाहिए। तो यहां पे तो नहीं बनेंगे, ये 2r बन जाएंगे, और आपको पता है कि 2r वेरिएबल होगा। तो मैंने क्या किया, किसी को एक को चेंज कर दिया। एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूं, एनसीएन - r इनटू में कितना हो जाएगा एनसीआर। अब देखिए लोअर बेसिस को अगर आप ऐड करोगे, लोअर बेसिस को आप ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने में कितना बनेगा n। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे नीचे n लिख दो, यहां पे क्या लिख दो n, और ऊपर दोनों का समेशन लिख दो, वो कितना आ जाएगा 2n। बस ये इसका आंसर है 2ncn, इसका आंसर बस यही है 2ncn। खत्म हो गया सवाल। क्या करना है, नीचे वाले बेसिस को ऐड करना है, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो लिख दिया, और ऊपर वाले को ऐड कर दो, बस ये आंसर है। बस याद रखना है, इस ट्रिक को लगाने में गलती होती है, वो यही होती है कि टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सब जगह प्लस होना चाहिए। माइनस वाले में ट्रिक फेल हो जाएगी, फिर तो मेथड लगेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल बताता हूँ आपको जो जेईई मेंस पे पूछा गया है। बच्चों देखो ये सवाल, ये जेईई मेंस पे पूछा हुआ सवाल है, आप ध्यान से देख सकते हैं। आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और आर का वैल्यू 6 तक जा रहा है, यानी कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सवाल है। भाई साहब इतना सिंपल सवाल जेईई मेंस ने दिया था ना, पर बात यही है कि बच्चे को शॉर्ट ट्रिक अगर नहीं
पता तो नहीं कर पाएगा। और ये लेटेस्ट सवाल है, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है बच्चों। क्या करना है, लोअर सफिक्स को ऐड कीजिए। अगर आप लोअर वालों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, नीचे 6 बन जाएगा और ऊपर कितना बनेगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12C6, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 924। बताओ कितने छोटे तरीके से सवाल सॉल्व हो गया है कि नहीं? अमेजिंग है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक होता है फॉर्मूला x की पावर n + y की पावर n का। अब जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे काफी बार जेई ने सवाल पूछे। x की पावर n + y की पावर n का फॉर्मूला ये होता है आपका x + y, ये होता है इनटू में x - 1, x की पावर n - 1 माइनस x की पावर n - 2 इंटू y, और ये हो जाएगा प्लस x की पावर -3 इंटू वाई स्क्वायर, माइनस ये चलता जाएगा प्लस लास्ट में आ जाएगा y की पावर n - 1। ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वैलिड कब है, जब n इज ऑड। n ऑड होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई चीज की वैलिडिटी भी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला एक और होता है। अब अगला फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है x की पावर n - y की पावर n। ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब n बिलोंग्स टू होगा i+। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, है ना, बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी जेईई में। इसमें क्या पता डायरेक्टली इस पे सवाल आ जाए। तो x की पावर n - y की पावर n का फॉर्मूला होगा x - y इंटू में x - 1 प्लस x - 2 y प्लस x की पावर n - 3 इंटू वाई स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा बेटा y की पावर n - 1। अब ध्यान से देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सुनो। अब x की पावर n + y की पावर n का एक फैक्टर x + y है कि नहीं है? क्या मैं बोल सकता हूं x की पावर n + y की पावर n x + y से डिवाइड होगा, यस और नो? x की पावर n + y की पावर n किससे डिवाइड होगा, x + y से, यस। यहां पे देखिए x की पावर n - y की पावर n का एक फैक्टर x - y, यानी x की पावर n - y की पावर n क्या x - y से डिविजिबल होगा, यस। दोनों फॉर्मूले की वैलिडिटी ध्यान रखेंगे। एक फॉर्मूले के लिए n ऑड होता है और एक के लिए n बिलोंग्स टू क्या होता है, i+ होता है। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं, बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन है। आपके सामने कुछ सवाल है, ध्यान से देखिए। 17 की पावर 51 प्लस 8 की पावर 51 इज डिविजिबल बाय 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बच्चों बताओ, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अब 17 की पावर 51 प्लस 8 की पावर 51, इसका मतलब x की पावर n प्लस y की पावर n, और यहां पे n जो है वो ऑड है, यानी 51 और 51 है, इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होता है, x प्लस y से। सो 17 + 8 कितना हो जाएगा, 25। अब कोई नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या दूसरा सही है या गलत है, ये बताओ। दूसरा वाला ट्रू है क्या फॉल्स है? x की पावर n - y की पावर n इज डिविजिबल बाय x - y, यानी 17 की पावर 30 - 8 की पावर 30 इज डिविजिबल बाय 9, ट्रू और फॉल्स एवरीबॉडी? यस इट इज ट्रू, सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, 17 की पावर 30 - 8 की पावर 30 इज डिविजिबल बाय 25, ट्रू और फॉल्स? अब कितने लोग बच्चे ये फॉल्स बोलते हैं, कितने बच्चे बोलते हैं ये फॉल्स है, कितने बच्चे बोलते हैं फॉल्स है और कितने बच्चे बोलते हैं ट्रू है? तो जो बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं वो मेरी साइड है, उनको भी चीजें समझ में नहीं आई, है ना, वो मेरी साइड है, उनको भी चीजें समझ में नहीं आई। इसका करेक्ट जवाब है ट्रू। कारण क्या है, जो मैंने सिखाया है वो तो याद रखना है, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो कैलकुलेट करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि सर ने बता दिया ये ऐसा होता है तो वो तो होता ही है, उसके अलावा कुछ और आ जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो भी आप उसको उस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर दो। तो ध्यान से देखिए, 17 की पावर 30 - 8 की पावर 30, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 17 का स्क्वायर पूरे की पावर 15 माइनस इसको लिख सकता हूं मैं 8 का स्क्वायर पूरे की पावर 15, यस और नो? 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 की पावर कितना हो जाएगा 15, 8 का स्क्वायर होता है 64, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 15, यानी फिर से x की पावर n - y की पावर n किससे डिविजिबल हो जाएगा, x - y से। x - y कितना हो जाएगा 289 डिवाइड बाय -64, ये हो जाएगा 225, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 225 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये पूरा नंबर 225 से डिविजिबल है तो 25 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखना, कहीं ऐसे गेम मिलेंगे आपको। वो पहला वाला फॉर्मूला समझ में आया सभी को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिए इन फॉर्मूलास को, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? चलिए एक बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं आपसे, एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। देखिए कितने बच्चे यूनिट डिजिट निकाल पाते हैं इसकी। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, है ना, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है किसकी, 2 2 2 2 2 2 2 2 पूरे के बाद 5 5 5 5 पर अगला है 7 7 7 7 पूरे के बाद 3 3 3 3, बस। कितना आसान है, कितना आसान है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब यूनिट डिजिट कैसे बताओगे बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत प्यार से बता देंगे, बहुत प्यार से, पता भी नहीं लगेगा कब बता दिया। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। 2 का साइकिल क्या होता है, 2 का साइकिल 4 होता है। फॉर एग्जाम्पल
2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। आप देख सकते हैं वापस से यूनिट डिजिट रिपीट करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले 2 था, वापस से 2 आ गया। अब 2 की पावर 6 निकालोगे तो 64 हो जाएगा। देखो साइकिल वापस रिपीट कर रहा है, यानी यूनिट डिजिट 4 साइकिल के बाद रिपीट करती है, किसकी 2 की, यानी 2 का साइकिल 4 है। ऐसे 7 का साइकिल कितना है 4। यानी अगर मैं जो पावर दी हुई है, जो पावर मुझे दी हुई है, उस पावर को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार डिवाइड होगा 1, 4 1 जा 4, 15, कितनी बार 3 बार, कितना बचेगा 35, फिर रिमाइंडर 3, फिर 35, फिर रिमाइंडर 3, तो 2 की पावर 3। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 के बराबर। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 के बराबर। इसका यूनिट डिजिट चेक करो, इसकी साइकिल भी 4 होती है, तो यहां पे 3333 लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड करो तो 32, 13 रिमाइंडर बचेगा, फिर से 13 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट किसके बराबर बचेगा 7 के बराबर। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 के बराबर। और अगर दोनों का यूनिट डिजिट पता लग गया तब दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 7 आएगा दोनों के लास्ट में, 8 और 7 आएगा तो लास्ट में आप देखिएगा दोनों का यूनिट डिजिट किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। द यूनिट डिजिट ऑफ द समेशन ऑफ दिस टू क्वांटिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 5 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा मल्टीनोमियल थ्योरम का आइडिया देता हूं, कई बार काम आ जाती है। मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए k1x है, प्लस का k2y है, प्लस का k3z है, पूरे की पावर n है। इसका जनरल टर्म आप ध्यान रखिए, अगर मुझे इसके अंदर x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा और z की पावर गामा का कोफिशिएंट चाहिए, तो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू n के बराबर है, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू n के बराबर नहीं है, तो उस केस में कोफिशिएंट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोफिशिएंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 0, और अगर n के बराबर है तो कोफिशिएंट मिलेगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टर सॉरी अल्फा बीटा गामा का कोफिशिएंट चाहिए ना, अल्फा बीटा गामा का कोफिशिएंट चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा बताइए, यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, k1 की पावर अल्फा, k2 की पावर बीटा और k3 की पावर गामा। याद रखिए ये मल्टीनोमियल थ्योरम का प्रोसीजर होता है बच्चों, कि अगर k1x प्लस k2y प्लस अच्छा 3 टर्म्स नहीं जरूरी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, प्रोसीजर याद रखो। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू n के बराबर है तो आंसर जो आएगा वही आएगा, इस तरह से निकलेगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू n के बराबर नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना है उन सबका सम अगर टोटल पावर के बराबर नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा, और है तो उसका कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? तो ये किस तरह के सवालों में काम आता है मैं आपको बता देता हूं, है ना। इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट हैज बीन यूज्ड। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 4 माइनस 3x माइनस का 5x स्क्वायर, 4 माइनस 3x माइनस का 5x स्क्वायर, है ना, माइनस का 5x स्क्वायर, पूरे की पावर आपको दे रखा 20। मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, आई वांट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म क्या आएगी बताओ, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 4 की पावर r1 माइनस 3 की पावर r2 और माइनस 5 की पावर r3, यहां से बचेगा x की पावर r2, x स्क्वायर की पावर r3, यानी x की पावर हो जाएगा r2 प्लस का 2r3। तो इसका मतलब r2 प्लस 2r3 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर, जिसका कोफिशिएंट चाहिए। और साथ में एक बात और जानते हैं कि r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू टोटल कितना होना चाहिए, बताओ टोटल कितना होना चाहिए सर, 20 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो अब इन दोनों इक्वेशन से r1 r2 r3 का वैल्यू निकाल लो। अब इन दोनों इक्वेशन से r1 r2 r3 का वैल्यू क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपका r1 17 हो गया, अगर r1 17 हो गया तो r3 को 2 होना पड़ेगा और इसको 1 होना पड़ेगा, टोटल सम 20 हो गया, r3 की जगह 2 पुट करोगे तो 4 और प्लस 1 ये 5 हो गया। दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाए, एक ये 16 ले लो, एक ये 15 ले लो। अगर इसको 16 लोगे तो r2 को आपको 2 लेना पड़ेगा, सॉरी जो भी आप देख लेना, मतलब टोटल मिला के r2 को आपने क्या ले लिया, जैसे कि 3 ले लिया और इसको क्या ले लिया 1 ले लिया, तो 3 प्लस 2 1 जा 2, इस तरह से। तो जितने केस बनेंगे r की वैल्यू के उसको यहां पे पुट कर दिया, यू विल गेट द कोफिशिएंट। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज किस तरीके से किया जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस प्रोसीजर को। तो आइए बच्चों सवालों की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं जितना हमने पढ़ा है उससे हम सवाल किस तरह से कर सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 10
प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, लास्ट में x की पावर 10 तक जा रहा है। कितने बच्चे समझ गए कि जीपी दिया हुआ है? कितने बच्चे समझ गए जीपी दिया हुआ है? अब जो लोग समझ गए कि जीपी दिया हुआ है तो फटाफट से बता दो कॉमन रेशियो कितना आएगा। फटाफट से बता दो कि कॉमन रेशियो किसके बराबर आएगा। व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो किसके बराबर आएगा सर? कॉमन रेशियो आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर, राइट। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो जीपी का सम कितना हो जाएगा? a कौन है? 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 इंटू कॉमन रेशियो, यह आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे की पावर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा ध्यान से देखिए, ये x की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और x की पावर 10 तक जा रहा है, इसका मतलब 11 टर्म्स होगी। तो टोटल पावर 11 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, अगर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 बनेगा। ये 1 प्लस एक्स की 11 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ नीचे 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 से 1 प्लस एक्स कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 बचेगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 से 1 प्लस एक्स की पावर 10 भी कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा एक्स की पावर 11 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 11। सही बात है बच्चों? और नीचे बचेगा माइनस का 1। तो अगर इसको सॉल्व करोगे माइनस को ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 11, बस ये फाइनल बचेगा। आपको क्या चाहिए? एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहां से तो एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट मिलेगा नहीं, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और 1 प्लस एक्स की पावर n में किसी भी x का कोफिशिएंट किसके बराबर होता है? NCR के बराबर होता है। तो NCR के बराबर होता है तो आंसर हो जाएगा 11C7 के बराबर। अब 11C7 को कैलकुलेट कर लीजिए, ये 11C4 के बराबर होगा, यानी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 3 बार तो 33 इंटू 10, दैट विल गिव यू 330 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ये जेई मेंस के सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूं, सारे सवाल जो मैं करवा रहा हूं ऑल हैव बीन कम इन जेई मेंस एग्जामिनेशन, सब एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड x की पावर 2 रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो हमें ये बताना है। अब सबसे बड़ी बात तो ये बच्चा इस एक्सपेंशन को देख के डर जाता है, तो आपको क्या करना है भाई? छोटे फॉर्म में लिखना है, इनका एक्सपेंशन करना नहीं है। एक काम करो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो दोनों जगह दिखाई दे रहा है, उसको अल्फा पुट कर दो। अगर आपने उसको अल्फा पुट कर दिया तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? ये बचेगा x प्लस अल्फा की पावर 6 और ये बचेगा x माइनस अल्फा की पावर 6। अब एक्सपेंशन कर दो आप, अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो ये हो जाएगा 6c0 x की पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 6c1 x की पावर 5, ये हो जाएगा अल्फा, प्लस अगला हो जाएगा आपका 6c2 x की पावर 4, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं, जैसे आप माइनस वाला ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 6c6 x की पावर 6 माइनस 6c1 x की पावर 5 इंटू अल्फा, तो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी? ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो केवल इवन टर्म्स बचेगी और वो भी 2 बार, यानी 6c0 x की पावर 6। ध्यान से देखते जाइए, अगला बचेगा 6c2 x की पावर 4 इंटू में अल्फा का स्क्वायर। अब अल्फा इसको जिम क्या था? इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अगला बचेगा 6c4 यानी x का तो स्क्वायर और अल्फा की पावर 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लास्ट में बचेगा 6c6 और अल्फा की पावर 6 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये पूरा आपका एक्सपेंशन होगा, राइट? ये पूरा आपका एक्सपेंशन होगा। अब आपको क्या करना है? x की पावर 4 और x की पावर 2 का एक्सपेंशन निकालना है, और वो किसके बराबर दिया हुआ है? एक तो अल्फा के बराबर है और एक बीटा के बराबर है। अब ध्यान से, ये अल्फा वो अल्फा नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा है, इसको अपन अल्फा 1 बोल देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? इसको अपन अल्फा 1 बोल देते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, x की पावर 4 का क्वेश्चन चाहिए, कैसे करोगे? इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। सॉल्व कैसे करेंगे? ट्वाइस वैसा का वैसा, 6c0 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा x की पावर 6, 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 15 के बराबर। तो 15 x की पावर 4 इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 6c4 वापस से 15 के बराबर हो जाएगा, इंटू में क्या है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर बच्चों प्लस का 1, 66 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 66 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? उसका होल क्यूब करोगे तो ये जाएगा x की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आपको कुछ नहीं करना है यहां से, बस आपका सवाल समाप्त हो चुका है। आपको केवल x की पावर 4 वाली टर्म्स ढूंढनी है और x की पावर 2 वाली टर्म्स ढूंढनी है। आप x की पावर 4 वाली टर्म्स ढूंढोगे और उन सबको ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 96 के बराबर आएगा, यानी वो आपका अल्फा हो जाएगा। और बीटा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किसके बराबर? दैट विल बी इक्वल टू 36। हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा माइनस का 132 के बराबर। होप यू कैन डू। इसके बाद आप लोग कर सकते हो, नहीं कर सकते? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18, इसके अंदर x की पावर 18 का कोफिशिएंट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? देखो बहुत ध्यान से देखिए, बच्चा का इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के डर जाता है, पर इसमें एक फ्लो है, इसमें बहुत मजे वाली बात है। मजे वाली बात क्या है? ध्यान से देखिए, एक तो 1 + x लिखा हुआ है, ये 1 - x की पावर 10 है, ये 1 + x की पावर 9 है। तो जो बच्चे समझदार है वो समझ गए होंगे कि 1 - x³ की पावर 9 लिखा हुआ है। वो एक 1 - x को बाहर निकाल दो तो 1 - x की पावर 9 बच रहा है, और 1 + x की पावर 9 बच रहा है, यानी a - b × a² + ab + b², यानी a - b का होल क्यूब, और पूरे की पावर 9। तो ये बन जाएगा 1 - x² × 1 - x³ की पावर 9। सेपरेट कर दो तो 1 × 1 - x³ की होल पावर 9 माइनस का x² × 1 - x³ की पावर 9। अब आपको क्या चाहिए बताओ? अब आपको चाहिए x की पावर 18 का कोफिशिएंट। अब x की पावर 18 का चाहिए तो इसमें x की पावर 18 का ढूंढना पड़ेगा कोफिशिएंट, और इसमें किसका ढूंढना पड़ेगा? x की पावर 16 का, क्योंकि ऑलरेडी x² बाहर खड़ा हुआ है और उसका इंतजार कर रहा है। जैसे x की पावर 16 बाहर आएगा वो x² उससे मल्टीप्लाई होकर उसको बना देगा 18। तो जनरल टर्म क्या आएगी जल्दी बताओ? 9CR 1 की पावर 9 - r और -x³ की पावर r। इसको अपन लिख सकते हैं 9CR 1 की पावर 9 - r, ये 1 हो जाएगा, -1 की पावर r, और x की पावर टोटल कितना हो जाएगा? 3r। अब आप देखिए इस वाले में आपको 18 क्वेश्चन चाहिए, तो 3r किसके बराबर हो जाएगा? 3r बराबर हो जाएगा 18 के, यानी r का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब दूसरे केस से देखो, दूसरे केस से आपको x की पावर 16 क्वेश्चन चाहिए, यानी 3r बराबर 16। तो 3r बराबर 16 तो r का इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है। यहां से जो क्वेश्चन मिलेगा वो 0 आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली केवल r बराबर 6 ही आएगा हमारा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 9c6 - 1 की पावर 6, एंड दैट विल बी द आंसर। अब -1 की पावर 6 कितना हो जाएगा? वो तो +1 हो जाएगा। 9c6 को लिख सकते हैं 9c3, यानी हो जाएगा 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1। ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 × 12, 12 × 7, इट विल बी 84, एंड दैट विल बी ए ऑप्शन। क्लियर? अब एक्सपेंशंस को देख के मत डरा करो, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं ना वो कोफिशिएंट्स पे ही पूछे जाते हैं बच्चों। यू शुड बी बेटर केयरफुल। चलिए आगे बढ़े। अगला, ओ हो, बहुत बढ़िया। मैंने एनसीआर की प्रॉपर्टीज बताई थी ना, एनसीआर की प्रॉपर्टीज पे सवाल आ गया। देखो 20CI - 1 20CI + 20CI - 1, नीचे वाला देखो, डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, कितना खूबसूरत है। NCR + NCR - 1 है ना, NCR + NCR - 1 क्या बताया था मैंने? बताओ। NCR + NCR - 1, उसको अपन ने बताया था N + 1 CR, तो n + 1 CR, ये लो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, n + 1 CR। अब मैंने क्या किया, एक काम कर दिया यहाँ पे छोटा सा, वो काम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या किया मैंने यहाँ पे 21/i से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 21/i से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो दोनों इसके ऊपर चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली पता है क्या बनेगा? ये बन जाएगा 21CI / 21CI। कैसे बन जाएगा? क्योंकि मैंने 21/i से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे i / 21 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, i / 21 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि देखिए ध्यान से, 20CI - 1 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 21/i लिख दूं आगे, तो ये उसके ऊपर चला जाएगा बाय प्रॉपर्टी, तो 21CI हो जाएगा, और 21CI से 21CI कट जाएगा, केवल बचेगा i / 21। अब i / 21 का क्या बचेगा? होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्यूब दिया हुआ है, तो होल क्यूब बचेगा। तो बच्चों देखिएगा क्या बचेगा, 1/21 का क्यूब तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा क्या बचेगा? i = 1 से लेके 20, और यहाँ पे बचेगा कितना? i का क्यूब, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स क्या होता है बताइए? ये हो जाएगा 1/21 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 20 × 21 / 2 का होल स्क्वायर, और ये दिया हुआ है k/21 के बराबर। तो यहां से 21 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, 21 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, और ये 21 का क्यूब है, कट जाएगा, 1 21 यहां से कट जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 के बराबर, 100 के बराबर। तो k कितना आ जाएगा? 100 के बराबर। k विल बी इक्वल टू 100, k विल बी इक्वल टू 100। ये लो सवाल खत्म हो गया। प्रॉपर्टीज याद रख लो, तरीके याद रख लो, सब कुछ घुमा फिरा के वहीं पे आएगा। कोई ताकत आपका सवाल नहीं होने से रोक सकती, मतलब होगा, पक्की बात है, होगा, कोई नहीं रोक सकता आपका सवाल होने से, अगर आपको सारे तरीके पता हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। हाँ देखिए, साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का सवाल है, तो क्या करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बताइए यहाँ पे ध्यान से, अच्छा यहाँ पे ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, खतरों के खिलाड़ी वाला सवाल है ये, है ना, ये खतरों से खेलना है इसको। तो आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 50 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला, फिर ये हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 50 - r का फैक्टोरियल, ये ऊपर हो जाएगा 50 - r का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में हो जाएगा 25 - r का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 50 - r - 25 - r, यानी हो जाएगा 25 का फैक्टोरियल। ये और ये आपस में कट गए,
ये और ये आपस में कट गए कि नहीं कट गए? बिल्कुल कट गए। अब ध्यान से देखिए एक बात को, ये और ये इन दोनों को जोड़ो, या एक काम करो इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ने पे, अंदर वाली क्वांटिटीज को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अगर अंदर वाली क्वांटिटीज को जोड़ने से 25 मिल रहे हैं तो एक काम करो 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, 25 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 25 फैक्टोरियल, ये 25 माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल कुल मिला के 25 सी आर बना लेगा। कुल मिला के क्या बना लेगा? 25 सी आर। ये कला होती है, ध्यान से देखिए ना। एन सी आर क्या होता है? ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। नीचे वाले दोनों को ऐड करने पे तो ऊपर वाला बनता है। अरे क्या बात है सर, ये भी ट्रिक होती है। देखिए ना, ट्रिक होती है ना। नीचे वाले दोनों को जोड़ोगे, देखो ऊपर वाला बन रहा है। तो मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए जहां पे नीचे वाले को जोड़ने पे कांस्टेंट बन रहा था और वो 25 बन रहा था, तो 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, 25 फैक्टोरियल डिवाइड कर लिया, तो 25 फैक्टोरियल ये और ये मिलके 25 सी आर, और ये 50 फैक्टोरियल, ये 25 फैक्टोरियल, ये 25 फैक्टोरियल, तो इनटू में ही हो जाएगा 50 सी 25, इनटू में आ जाएगा 50 सी 25, और वो बराबर में दिया हुआ भी है, वो बराबर में दिया हुआ भी है। और सिग्मा लगा दो इस पे, सिग्मा आर बराबर 0 से लेके कहां तक जा रहा है? 25, तो ये तो बाहर आ जाएगा और इससे कट जाएगा, यानी के अल्टीमेटली इसके बराबर होगा। अगर के अल्टीमेटली इसके बराबर होगा तो आर को 0 पुट करके तो 25 सी 0, 25 सी 1 प्लस 25 सी 2 से लेके 25 सी 25 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 25। बस वही आपका आंसर है। बस 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 ले जाओ सवाल को। सही है बच्चों, बस वही आपका आंसर है, कोई नहीं रोक सकता आपका आंसर। ठीक है, 2 की पावर 25। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू बताना, द वैल्यू ऑफ माइनस 15 सी 1 प्लस 2 इंटू 15 सी 2। देखो दो सीरीज ऐड कर रखी है, यहां से देखो एक सीरीज है और यहां से जो है वो दूसरी सीरीज है। इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही अमेजिंग सवाल है, बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 14C1 से लेके 14C11 तक जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलता कि 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 से लेके 14C11 प्लस 14C13, इसका वैल्यू किसके बराबर आता है? ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 13 के। बताया था मैंने 2 की पावर n-1 के बराबर आता है अगर ऑड कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे यहां तक का सम चाहिए, तो यहां तक का सम किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर 13 माइनस 14C13, और 14C13 को क्या लिख सकते हैं? 14C1, और 14C1 किसके बराबर होगा? 14 के बराबर। दैट विल बी इक्वल टू 14, वो 14 के बराबर होगा। तो पहला, सेकंड पार्ट तो देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया, चुटकियों में। दूसरे पार्ट को देखो, दूसरे पार्ट को करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप जनरल टर्म लिख के सॉल्व कर लो, या फिर एक तरीका और है मेरे पास, 1 माइनस एक्स की पावर 15 का एक्सपेंशन बताओ कितना होगा? 15C0 माइनस का 15C1 इंटू एक्स प्लस का आ जाएगा 15C2 इंटू में एक्स स्क्वायर, और लास्ट में चलता जाएगा, लास्ट में आएगा माइनस 15C15 एक्स की पावर 15, पावर 15 इसलिए लास्ट में माइनस आता है, ये बात ध्यान रखना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 15, 1 माइनस एक्स की पावर 14, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका आ जाएगा माइनस का 15C1, ये हो जाएगा 2 इंटू 15C2 माइनस 3 इंटू 15C3। अच्छा 2x भी आएगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा ना, तो x भी तो आएगा। 15C3 है ना, n2 में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बस x की जगह 1 पुट कर दो, जैसे x की जगह 1 पुट करोगे ये पार्ट तो 0, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। माइनस का 15C1 प्लस का 2 इंटू 15C2 माइनस का 3 इंटू 15C3, यही तो चाहिए था बालक, यही तो चाहिए था। तो इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0, यानी ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, और इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया? 2 की पावर 13 माइनस 14, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। आपको मजा आया होगा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने में, क्योंकि मैंने काफी सारी थ्योरम्स आपको बताई है, काफी सारे फॉर्मूलाज और काफी सारी ट्रिक्स बताई है। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। यू विल डेफिनेटली क्रैक दैट एग्जामिनेशन, पक्की बात है। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। यहां से भी काफी सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, बहुत यूज है इन चैप्टर का। मल्टीपल टाइप के सवाल बन सकते हैं, और चैप्टर में भी यूज हो सकता है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में सबसे पहली बात क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, वो बताना चाहूंगा कि माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर माइनर्स एंड व्हाट आर कोफैक्टर्स। तो आपको बता दूं मैं माइनर्स क्या होते हैं, ये हर जगह पे काम आ सकते हैं। तो माइनर्स की बात करें तो माइनर्स को डिनोट करते हैं अपन MIJ से, और कोफैक्टर को डिनोट करते हैं अपन AIJ से या फिर CIJ से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम माइनर्स की बात करें तो माइनर कैसे निकाला जाता है? माइनर का मतलब होता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने से ये चीज मिलती है ना, माइनर। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 1 2 3, यहां पे लिख दिया 4 5 6, और यहां पे लिख दिया 7 8 9। मुझे चाहिए M21। M21 का मतलब क्या होगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 9 2 से 18, 8 3 जा
24, तो ये आ जाएगा आपका -6 के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये माइनर होता है। कोफैक्टर की बात करें तो CIJ का फॉर्मूला क्या होता है? CIJ का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इनटू में MIJ। बहुत ही सिंपल। जैसे मान लीजिए मुझे C21 निकालना था, तो C21 निकालना था तो -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 ऑड हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और MIG कितना आ जाएगा M21, ये -6 के बराबर आ रहा था, तो कंप्लीट आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर। द कंप्लीट आंसर विल बी इक्वल टू 6। तो सबसे पहले बेसिक बात मैंने आपको बताई माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं माइनर और कोफैक्टर के बाद अलग अलग टाइप की डेफिनेशन। कितने टाइप के मैट्रिसेस हो सकते हैं? देखो मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसका आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। पता है ना आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स तो बहुत सारे होते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स सर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? सर ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 के बराबर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब आप उसको कह सकते हैं कि वो एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, नल मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये बात ध्यान रखना। नल मैट्रिक्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो 1 0। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स is also a type of diagonal matrix in which all the elements are same। सारे एलिमेंट सेम होंगे स्केलर मैट्रिक्स में। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ क्या कॉलम्स ज्यादा होंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिसके बारे में ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जैसे एक बात ये, पहली बात ये, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ना? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, ये होता है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से डायगोनल? याद रखना, प्रिंसिपल डायगोनल। किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी A11 प्लस A22 प्लस A33। ये ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरी बात ये, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम कैटेगरी पढ़ाएं तो और कौन सी कैटेगरी आती है? हाँ, अगर अपन बात करें तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अपने आप में ही बहुत बड़े मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये अपने आप में बहुत बड़े मैट्रिक्स हैं। हाँ भाई बताइए जल्दी से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस वो हो जाता है। सर ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में आपने रोज को कॉलम्स में बदल दिया या कॉलम्स को रोज में बदल दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अगर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल क्या होगा? 1 2 3, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 6। ध्यान से देखिए इस वाले को। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ये आपका ए मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो कॉलम्स को रो में बदल दो, ये आ जाएगा 1 4 5, ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 5 6 3। आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में बदल दो तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक रहता है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? ए आई जे किसके बराबर होगा? ए जे आई के। ए आई जे किसके बराबर होगा? ए जे आई के। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को, कई बार क्या होता है, काफी बड़ा सवाल आ जाता है, अगर आपको यह प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा यह प्रूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपने निकाला और वो वापस से सेम मैट्रिक्स आ गया तो पक्की बात है वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दिस इज द वे टू चेक हाउ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा बच्चों? -a के बराबर। अब ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, ए आई जे किसके बराबर होगा? माइनस का ए जे आई, यानी A12 किसके बराबर होगा? माइनस का A12 के बराबर। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है बताइए? कैसे पहचानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों? हमेशा क्या होते हैं? 0 के बराबर। यानी यहां पे तो 0 0 फिल कर दो, ये 1, ये -1, ये -2, ये 2, ये 5 और ये -5। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहली बात तो सारे एलिमेंट्स कॉन्जुगेट है। ये 1 है तो ये -1 है, ये -2 है तो 2 है, 5 है -5 है, और सारे डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर है? 0। और दूसरी बात याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ऑर्डर ऑड है, अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पक्की बात है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा? 0। उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 0 के बराबर। ये बात ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे A माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, A माइनस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया? चेक किया, इसको C मैट्रिक्स मान लिया, A माइनस ए ट्रांसपोज को, फिर मैंने C का ट्रांसपोज कर दिया, यानी A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज
माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज वैसा का वैसा, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो ए के बराबर आता है, यानी पूरे में से माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं जिस मैट्रिक्स को मैंने सी एज्यूम किया था वो कैसा निकला, स्क्यू सिमेट्रिक निकला, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। है ना मजा, है ना मजा। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स है जिसको पहचान लिया ना अगर आपने कि स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑर्डर ऑड है, यहां पे ए का ऑर्डर जो था वो 3 था, तो ऑर्डर अगर ऑड है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये खास बात होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है बच्चा इसमें उलझ जाता है और आंसर नहीं निकाल पाता। दूसरी बात ये कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, क्या लेना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने पे सेम मैट्रिक्स मिल गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक, और अगर उसका नेगेटिव टाइम्स मिल गया तो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टोरी। अगली बात क्या है, अगली बात है ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं। अगर ट्रांसपोज के बारे में बात करें तो ट्रांसपोज भी एक बहुत बढ़िया चीज है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां पे भी बच्चा गलती करता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो बहुत सीधी सी बात है भाई साहब, रोज को किस में कन्वर्ट कर दो, रोज को कर दो कॉलम्स में कन्वर्ट, या वाइस वर्सा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में। अब बात यह आती है यहां पे कि अगर मुझे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है वो किसके बराबर होगा, ए के। अगर मुझे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है वो किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। याद रखते जाओ, सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अगर मुझे ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, चाहे वो एडजॉइंट हो जाए चाहे वो इनवर्स हो जाए, हमेशा रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा। कहने का मतलब ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बात ध्यान रखना, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। और एक और बात, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर, बस यही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आता है, यानी रोज को कॉलम में बदलने से या कॉलम को रो में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, है ना, वो छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। अब वो छोटा सा सवाल क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर ए ट्रांसपोज, फिर से डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर से इसका डिटरमिनेंट, ये ए हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर लैम्डा। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और लैम्डा का वैल्यू बताएंगे। चलिए, तो होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस सवाल को, तो देखिए ध्यान से इसका वैल्यू कितना आएगा। आपको एक बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए किसके बराबर होता है, बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए किसके बराबर होता है, के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है तो आपको केवल बोला जाएगा ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2, ऑर्डर 3 इसका मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो मुझे लैम्डा का वैल्यू चाहिए, तो होप आपने निकाल लिया होगा। चलिए चेक करते हैं, आइए कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए एक वैल्यू है। अब ये इस डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो कितनी पावर लेके निकलेगा बालक, 3 पावर लेके निकलेगा। अंदर कितना बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू में ए पूरे का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ए दोनों सेम होता है, तो टोटल मिला के डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू में ए का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए क्या किया है आपने, डिटरमिनेंट ए को बाहर निकाला, डिटरमिनेंट ए को बाहर निकाला, ऑर्डर कितना था 3, तो ऑर्डर अगर 3 था तो ये इस तरह से आपको दिखाई दिया। फिर क्या होगा, ये डिटरमिनेंट ए की पावर 4 फिर से बाहर निकलेगा, तो पावर क्या लगा के निकलेगा, फिर से पावर 3 लगा के निकलेगा, अंदर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो तो पॉज की दिया होगा, आपने ये नहीं बोला सर कि ऑर्डर कितना होगा, माय फॉल्ट, ऑर्डर इसका 3 के बराबर था। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 के बराबर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वरना सर हम कर देते सर, हम कर देते सर, हम नहीं छोड़ते इस सवाल को। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा 13, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 13 के बराबर। ये बहुत बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा चलो एक मौका और देते हैं आपको, एक मौका और देते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए ऑर्डर 3 ना होके ऑर्डर 4 होता तो बताओ जवाब क्या होता। अगर ऑर्डर 3 ना होके ऑर्डर 4 होता, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए जवाब क्या होता है। ठीक है, निकाल लिया, क्या आंसर आ रहा है बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। जिन बच्चों का आंसर 21 आ रहा है ना वो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों का आंसर 21 आ रहा है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, आप बिल्कुल सही हैं बच्चों, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज याद रखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अगली प्रॉपर्टी क्या है,
अगली बात हमें ध्यान रखनी कुछ टाइप के मैट्रिक्स। एक तो होता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, हम भूल जाते हैं इन मैट्रिक्स को। इनकी बेस कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आइडेम्पोटेंट, दूसरे में इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ध्यान रखना है ना, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। और तीसरा अपन को ध्यान रखना है क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये तीन मैट्रिक्स आप ध्यान रखिए बस। एक तो होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? सर हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, बार बार भूल जाते हैं नहीं भूल जाते हैं। ये होता है आपका ए स्क्वायर बराबर ए के, मैं अभी याद करना सिखाऊंगा आपको। ये होता है ए स्क्वायर बराबर ए के। इन्वोल्यूटरी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर बराबर आई एन के। आई एन का मतलब होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, एन के। ऑर्थोगोनल तो कोई नहीं भूलता होगा, इसका मतलब होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू आई। ये तीनों ही मैट्रिक्स बहुत ही काम के मैट्रिक्स हैं। इन तीनों की डेफिनेशन या बेस कंडीशन आपको आनी चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता होगा नहीं होता होगा? अब ध्यान से देखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है इन्वोल्यूटरी, इसमें पहले दो शब्द क्या है, आई एन। पहले दो शब्द क्या है, आई एन, और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बराबर आई एन। अब नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। इन्वोल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर बराबर आई एन, तो बचा हुआ क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ए। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक खास बात मैं आपको बताता हूं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो उसके जो तीन वेक्टर बना सकते हो। तीन वेक्टर कैसे बना सकते हो, या तो आप रो से बना सकते हो या फिर कॉलम से बना सकते हो। जो तीन वेक्टर्स आपके सामने होंगे वो पहली बात तो तीनों यूनिट वेक्टर होंगे, और साथ के साथ दो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ रहा है? वो तीनों आपस में कैसे होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे, रो वाइज, है ना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, रुको। देखिए बच्चों, एग्जांपल यहां पे बोला गया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो आपको निकालना है इफ ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना भाई साहब, तो कॉलम वाइज मान लो। कॉलम वाइज क्या है, पहला वेक्टर बनेगा 0 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस अल्फा के कैप, दूसरा बनेगा 2 बीटा आई कैप बीटा जे कैप माइनस बीटा के कैप, और तीसरा बनेगा गामा आई कैप माइनस गामा जे कैप प्लस का गामा के कैप। ये वेक्टर क्या होंगे, तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं, और ये सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर होते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, यानी 0 का स्क्वायर प्लस का अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। फिर यहां से कितना मिलेगा बताओ, 4 बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 का। और यहां से हो जाएगा गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, बीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 1/√6, और गामा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। है ना बेहतरीन प्रॉपर्टी, है बेहतरीन प्रॉपर्टी, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी। याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। बच्चा क्या करता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई करके फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है। अरे नहीं पुत्र नहीं, ये जो तीन वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप कॉलम में लो चाहे आप रो में लो, ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं। और दूसरी बात, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इसका इससे डॉट, इसका इससे डॉट और इसका इससे डॉट आपस में किसका आता है, 0 के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो तीन तरह के मैट्रिक्स हैं। इन्वोल्यूटरी में ए स्क्वायर बराबर आई एन आई एन आई एन आई एन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप के मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगले टाइप का मैट्रिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ये बहुत ही काम के मैट्रिक्स हैं, इन पे भी काफी बार सवाल आ चुका है एडजॉइंट और इनवर्स के ऊपर। अब एडजॉइंट क्या होता है फटाफट से बताइए, इनवर्स तो अपने आप हो जाएगा, पहले एडजॉइंट देख लो। एडजॉइंट किसके बराबर होता है, एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो, अगर एडजॉइंट की बात करें तो अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो वो बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, यानी सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं बच्चों कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना बच्चों का खेल नहीं होता है, क्योंकि आपको एक एक कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और एक एक कोफैक्टर निकाल के उसको मैट्रिक्स में सजाना पड़ेगा, और सजा के आपके पास थाली में एक मैट्रिक्स आएगा जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। तो कोई भी आपसे कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं निकलवाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसको, CIJ और CIJ का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज इसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है। एडजॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए बोलो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोलो, इनका वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और आगे मैंने तीसरी प्रॉपर्टी पूछ ली, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए,
ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन के होल स्क्वायर के, यहाँ पे ऑर्डर है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल क्यूब। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर किसी ने पूछ लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो भाई साहब, कितना आएगा? ये किसके बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए? तो ऐड निकाल सकते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर था बताओ? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। मैंने ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा कितना? ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दिया। आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने ये याद रख रखा है तो। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। कोई नहीं रोक सकता आपको। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दिया, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई था, ए की जगह एडजॉइंट ए पुट कर दिया, और बराबर में क्या हो जाएगा बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू में आई हो जाएगा। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है? यहां पे दोनों तरफ इनवर्स ले लो, तो ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा? आई के, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे तो आ जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इंटू में आ जाएगा ये एडजॉइंट ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, इंटू में कितना हो जाएगा? आई के बराबर बच्चों। तो डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट ए कट जाएगा, है ना, तो इनवर्स उधर चला जाएगा। अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो इनवर्स हट जाएगा, तो यहां पे ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ए नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, यानी यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग इफ यू वांट, ठीक है, अगर आपने ये प्रॉपर्टीज को ध्यान रखा है। अब बात करते हैं अगली बात की। अगर किसी ने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल यार, ये किसके बराबर होगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, बार बार बोल रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ, किसी ने बोला ए इंटू बी इंटू सी निकालो, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से बोल रहा हूं, रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। सही बात है, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, है ना, दोनों तरफ इनवर्स ले लो। डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो ए कैसा है? ए कैसा है? सिंगुलर के नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। यहां पे ए जो हो जाएगा वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर। ये शब्द भी ध्यान रखना। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, और सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है। तो हमने दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद रखना डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ए जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, दैट शुड बी नॉन सिंगुलर। इन बातों का आपने ध्यान रखा तो बहुत अच्छा होगा। आप कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूं। मान लीजिए ए इंटू बी इंटू सी का इनवर्स निकालना है, वो होगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ बी का इनवर्स निकालना है तो वो हो जाएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। दोनों एक ही बात होती है। बी का इनवर्स निकालो और दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर माइनस वन। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। कई बार क्या होता है कि ऐसे पूछ लेते हैं डायगोनल ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? बताओ बच्चों, डायगोनल ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? डायगोनल ऑफ ए बी सी डी का मतलब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 4x4 का है, वो इस तरह से दिखाई देगा ए 0 0 0 b 0 0 0 0 c 0 और 0 0 0 d, इस तरह से दिया हुआ है। सही बात है। अब मुझे बोला जाए कि मुझे डायगोनल ऑफ क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है। अब किसी ने बोला कि अगर इसका इनवर्स निकालना है तो इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स पता है क्या आएगा? 1 अपॉन ए 0 0 0 0 1 अपॉन बी 0 0 0 0 1 अपॉन सी 0 0 0 0 1 अपॉन डी। इसका इनवर्स निकालना बहुत आसान है, केवल इसी का इनवर्स निकालना बहुत आसान है। बाकी सब जगह पे इनवर्स निकालना डिफिकल्ट होता है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, आपसे डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा यार इनवर्स निकाल के दिखा, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं बोलेगा डायरेक्टली कि इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो ये एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर। कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वो बात क्या क्या है? सबसे पहली बात देखो, मैं ऐसे ही बताता हूं ओरली आपको ताकि याद रहे। चलिए लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम तो बताओ वैल्यू क्या होगा?
वैल्यू इज 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस आ जाएगा बाहर, यानी आपने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस आ जाएगा, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज किया तो माइनस आ जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस हैं तो बाहर प्लस ही रहेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस हैं तो बाहर हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में। फिर आप ये कि किसी भी डिटरमिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो एज अ मल्टीप्लिकेशन में, है ना। मल्टीप्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगली बात क्या है, जैसे प्रॉपर्टीज में तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, डिटरमिनेंट में बहुत अच्छे से आती है, आप पढ़ चुके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात के बारे में आपसे मैं बात करूं अगर, तो इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से सिग्मा लगाते हैं और किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी डिफरेंशिएशन करना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करें या फिर उस पर सिग्मा लगाना है, अगर सिग्मा अप्लाई करना है या इंटीग्रेशन करना है, ये सारी बातें। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है तो सबसे पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस फिर दूसरा डिटरमिनेंट आएगा, फिर दूसरी रो का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस फिर तीसरा डिटरमिनेंट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर 5, यहाँ पे 1, और यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, पहली रो को कर दो पहले 2x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x की पावर 5, ये वैसा का वैसा, प्लस इस बार क्या होगा, पहला रो सेम रहेगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, ये सेम रहेगा। ऐसे ही तीसरे के लिए आप कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि सिग्मा लगाने के लिए बोल दिया जाता है, तो सिग्मा कहां पे लगाया जाता है डिटरमिनेंट में, जैसे आपको बोल दिया कि डिटरमिनेंट ये निकालो भाई साहब, r बराबर 1 से लेके 10 तक निकालो डिटरमिनेंट का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू निकालो, और वो r के टर्म्स में दिया हुआ है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो r के टर्म्स में, मतलब r के टर्म्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां पे यदि आपको r स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 2 3 5, ये हो गया 7 9 और 11, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, तो आप सिग्मा को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। कहां पे इंट्रोड्यूस करोगे, वहां पे इंट्रोड्यूस करोगे जिस रो में या जिस कॉलम में r आ रहा है, या जिस रो या जिस कॉलम में वेरिएबल आ रहा है, बस उसमें इंट्रोड्यूस कर दो। जैसे उसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो पहले यहां पे सिग्मा लगेगा, सिग्मा लगेगा r बराबर 1 से लेके 10, यहां पे r सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, समझ गए ना बात को। अच्छा कई बार क्या होता है कि बच्चा ये बोलता है कि सर हमने ऐसा भी देखा है कि तीनों रो में r आ रहा है, अगर तीनों रो में r आ रहा है यानी यहां r है, यहां भी r दिखाई दे रहा है, यहां भी r दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आप डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दो, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी r के टर्म्स में उस पर सिग्मा लगा दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो वो घुमा फिरा के कैसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको उसकी ट्रिक आनी चाहिए कि हम सवाल कैसे सॉल्व करें। अब सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके इक्वेशन से, तो इक्वेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू d1, और दूसरा है आपका a2x प्लस का b2y प्लस का c2z बराबर d2, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, दीज आर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। इसमें एक बनता है डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बच्चों बताओ, ये होगा a1 a2 a3, यहां पे आएगा b1 b2 b3, और यहां पे आएगा c1 c2 c3, सभी बच्चों को पता है। कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना इस बात को। डेल्टा आ गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर यहां पे डेल्टा 1 निकाला जाता है। अब डेल्टा 1 कैसे निकाला जाएगा, देखिए यहां पे आ जाएगा d1 d2 d3, d1 d2 d3, यहां पे सेम रहेगा b1 b2 b3, और यहां पे आएगा c1 c2 c3, फिर आपका डेल्टा 2 निकाला जाएगा। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, यहां पे a1 a2 a3 आएगा, यहां पे d1 d2 d3 आ जाएगा, और यहां पे बालक c1 c2 c3 आ जाएगा। डेल्टा 3 किसके बराबर होगा, यहां पे आ जाएगा a1 a2 a3, यहां पे आ जाएगा b1 b2 b3, और यहां पे आ जाएगा d1 d2 d3। ये सारे आपके डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के बराबर होते हैं, देख सकते हैं आप इनको अच्छे से। अब बात ही आती है कि सॉल्यूशंस कैसे पता लगाते हैं, सॉल्यूशन कैसे पता लगाते हैं, कैसे कौन कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए मैं पॉइंट वाइज आपको एक बात बताता हूं, पॉइंट वाइज एक बात बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होगा कंसिस्टेंट सोल्यूशन, याद रखिए। अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी बात, अगर डेल्टा 0 के बराबर है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, इनमें से कम एक नॉन जीरो आ गया, देन बताइए कौन सा सोल्यूशन मिलेगा,
नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, डेल्टा जीरो होगा, यानी अगर तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब देयर विल बी नो सोल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। तीसरी बात, अगर डेल्टा बराबर, डेल्टा 1 बराबर, डेल्टा 2 बराबर, डेल्टा 3 बराबर, सब जीरो हो गए, सब जीरो हो गए, कितना सोल्यूशन? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इसको वापस से आप क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये बात ध्यान रख लो, आपका सवाल हो जाएगा। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सोल्यूशन। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सोल्यूशन, और सारे अगर जीरो आ गए तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन। और कई बार ऐसा होता है कि आपको सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। देखो मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा, उस सवाल से बच्चे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस सवाल से अगर आप बच जाओगे शुरुआत में, शुरुआत के 1.5 घंटा आपको क्या करना है, जैसे मैंने सवाल करवाया था ना 6CR इंटू 6 माइनस आर, वैसे सवाल चाट के फटाफट निकलते रहो। अरे बहुत सवाल है, बहुत सवाल है जो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, तो कभी भी एक सवाल के पीछे मत भागना। देयर आर हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर कि आप बहुत इजीली कर सकते हो, यानी 30 से 35 सवाल तो आप बहुत इजीली ले जाओगे, यानी 120 नंबर तो शुरुआत के 1.5 घंटे में यूं ही ले जाओगे आप, है ना। बोलने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं, बट ऐसा होता है। अगर आप सही प्लानिंग से जाओगे ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग। प्लानिंग बहुत सही होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग अगर आपकी शुरुआत में गड़बड़ा गई ना, 15-20 मिनट में आपकी प्लानिंग खत्म, तो आपका पेपर वहीं पे खत्म है, जय श्री राम, बस बोल देना, फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपका मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, आप पेपर कर ही नहीं पाओगे, आप घबरा जाओगे, पसीने छूटना स्टार्ट हो जाओगे और ब्लैकआउट हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए, तो ये सोल्यूशंस आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सी इक्वेशंस के लिए थे? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। अगर बच्चों मान लो होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, कहने का मतलब a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इज इक्वल टू 0, और दूसरी आ गई a2x प्लस का b2y प्लस का c2z दैट इज इक्वल टू 0, और तीसरी आ गई a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो डेल्टा बनेगा वो बनेगा आपका कितना? a1 a2 a3, फिर से b1 b2 b3, और फिर से आएगा c1 c2 c3। देखिए बच्चों, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मुझे इस इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, तो आपको पता है कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन 0,0,0 तो दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन 0,0,0 तो दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं अपन ट्राइवियल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइवियल सोल्यूशन। 0,0,0 इज अ ट्राइवियल सोल्यूशन। अच्छा, क्या इसका 0,0,0 के अलावा भी सोल्यूशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, और उसको बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। अगर 0,0,0 के अलावा जो सोल्यूशन मिल रहा है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन याद रखो, डेल्टा 0 होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जेईई में इसने इस पे सवाल पूछे, कुछ नहीं करना, इसका कोफिशिएंट डिटरमिनेंट निकालना है और 0 के बराबर पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को बस थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोगों को इतना ही बताना था। फटाफट हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, होमोजीनियस है, हैज अ नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। पहला ही सवाल, लेटेस्ट सवाल है बिल्कुल जेईई मेंस का, बहुत पुराना सवाल नहीं है, 1 या 2 सवाल साल में ये सवाल पूछा गया है। तो ट्राइवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब डेल्टा क्या होना चाहिए? डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो डेल्टा को 0 कर दो, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा बताइए? 2 1 2, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 - 1, ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 - 1, 1k - 2, इट विल बी 1k - 2, और तीसरा 2 - 1 1, 2 - 1 और 1, इसको 0 पुट कर दो। इसको सॉल्व करके तो 2 इंटू ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 3, इंटू में कितना हो जाएगा 1, प्लस का ये हो जाएगा 4, और माइनस का 1 इंटू में हो जाएगा -1, माइनस का 2k दैट विल बी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2k माइनस का 4, ये आ जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2k दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये 4k आ जाएगा यहां से, दिस विल बी 4k, और ये हो जाएगा कितना? बराबर 18 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 9/2। अब k का वैल्यू 9/2 आ जाएगा तो ये इक्वेशन तो वैसी की वैसी है, यहां पे 9/2 पुट कर दो, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस का 9y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। के की वजह मैंने 9/2 पुट कर दिया। अच्छा, उनको मजा नहीं आ रहा था, उनको किक नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया? अच्छा, बार बार ट्राइवियल सोल्यूशन पूछते हैं, इस बार कुछ नया पूछते हैं। ट्राइवियल सोल्यूशन के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐड कर दिया कि भाई साहब इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, x/y, y/z, z/x, प्लस का वैल्यू k। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन तो ये हो गया। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका 2x प्लस का 3y
प्लस का 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और लास्ट बच्चों क्या है 2x माइनस वाई प्लस का z इज इक्वल टू 0, है ना। काम नहीं है इनके पास कुछ भी, कुछ ना कुछ नई चीजें करते रहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं पहली और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, पहली और दूसरी को सब्ट्रैक्ट या उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दूं, दूसरी माइनस पहला, तो 6y हो जाएगा, माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं y बाई जेड का वैल्यू सीधा आ गया, 6y इज इक्वल टू 3z, तो y बाई जेड का वैल्यू आ जाएगा बच्चों किसके बराबर, 1/2 के बराबर। सही है, y बाई जेड का वैल्यू 1/2 आगा। ऐसे ही है, मैं दोनों को क्या कर दूं, पहली और तीसरी को ऐड कर दो, पहली और तीसरी को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x, और 3y माइनस का y प्लस का ये हो जाएगा 2y, और ये z से z कट जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से x बाय y का वैल्यू आ जाएगा, और x बाय y का वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ, x बाय y का वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ। ये लो, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, z बाय x का। तो मैंने एक काम किया, मैंने x बाय z का वैल्यू निकाल लिया, यही डिफिकल्ट था सबसे ज्यादा, यही डिफिकल्ट था। मैंने x बाय z का वैल्यू निकाल लिया, तो x बाय z को क्या मैं लिख सकता हूं, x बाय y इंटू में y बाय z। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल। x बाय z को मैं लिख सकता हूं x बाय y इंटू y बाय z, ये रहा x बाय y और ये रहा y बाय z। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 आ जाएगा इसका वैल्यू x बाय z का। बस k का वैल्यू तो पता ही है, 9 बाई कितना है, 9/2 है। x बाय y का वैल्यू कितना है, x बाय y का वैल्यू माइनस हाफ है, y बाय z का कितना है, 1/2 है, यानी 1/2 है। तो दोनों जोड़ते ही कट गए, तो ये -1/4 हो जाएगा और प्लस ये 9/2 हो जाएगा। तो देख लेना आप लोग, है ना, -1 जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना, है ना। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप कर सकते हैं कैलकुलेशन को बहुत इजीली, मैंने सवाल को बता दिया। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं था, कई बच्चे यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ट्राइवल सॉल्यूशन से वो के का वैल्यू तो निकाल चुके होते पर वहां से गलती हो जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट लैम्डा बी अ रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, बिल्कुल, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन लैम्डा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये भी लेटेस्ट 2021-20 का सवाल है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी पैटर्न ये चल रहा है अभी, ट्राइवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्या करना है, डिटरमिनेंट को 0 कर दो। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट को 0 करो, तो ये आ जाएगा 1 1 1, नॉन होमोजीनियस है ना। फिर आ जाएगा आपका 4, यहां पे से आ जाएगा आपका लैम्डा, दूसरे से आ जाएगा माइनस का लैम्डा, और यहां से आ जाएगा 3 2 - 4, 3 2 माइनस का 4, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। पहले तो डेल्टा को 0 करो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस का 4 लैम्डा, और ये आ जाएगा प्लस का 2 लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 16, है ना, माइनस का 16 प्लस ये हो जाएगा कितना, प्लस का ये हो जाएगा 3 लैम्डा के बराबर, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू में यहाँ से मिल जाएगा 8 - 3 लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा। ये हो जाएगा 16 - 3 लैम्डा प्लस का 16 माइनस का 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस का 8 - 3 लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का 3 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का 8 लैम्डा, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24, तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा। आप देख लीजिए किस इक्वेशन को लैम्डा सेटिस्फाई कर रहे हैं, किस इक्वेशन को लैम्डा सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 -3 - 6, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर हमने आगे क्यों नहीं चेक किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्यों नहीं निकाला? अरे दिमाग, हार्डवर्क, स्मार्ट हार्डवर्क, स्मार्टली सॉल्व किया ना, स्मार्टली, क्योंकि डेल्टा 0 करने से सीधा लैम्डा आ गया, तो फालतू में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पागल थोड़ी ना है ना, पागल थोड़ी ना है। अब पहाड़ पे जाके कुछ छलांग थोड़ी ना मारेंगे, आराम से बैठेंगे, मजे लेंगे जिंदगी के, है ना। ऐसे थोड़ी है चलो कूड़ी, अंग्रेजों की तरह नहीं, पागल होते हैं अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते हैं, वो पंख लगा लेते हैं, पीछे उड़ने निकल जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द 3 को 3, डिटरमिनेंट इसका 8 के बराबर दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट भी 8 के बराबर दिया हुआ है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकाला। ध्यान से देखिए इसका डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर ए, सेपरेट कर सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये ए के बराबर आ जाएगा। इसका और इसका डिटरमिनेंट सेम होता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये 8 के बराबर होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स ये 8 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये 8 के बराबर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी, 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी कर दूंगा, तो 64 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये 8 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब, 1/8 के बराबर। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1/2। अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ये लो डिटरमिनेंट ए भी आ गया, डिटरमिनेंट बी भी आ गया, हमें चाहिए इसका डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी ऑफ ए इनवर्स इनटू बी ट्रांसपोज। क्या था इस सवाल में, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा है आपका 1/2, यानी ऊपर 1/4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो रहा है 4, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 1/16, दैट विल बी सी ऑप्शन। आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, खत्म हो गया सवाल।
सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। ये भी जेईई में पूछा, क्या है इन सवालों में, व्हाट इज दिस इन दिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है बेटा, आप में मन होना चाहिए करने का कि हाँ हम कर लेंगे सवाल, पहले सवाल इजी सेलेक्ट करना है, प्लीज ये बात का ध्यान रखना। एक प्लानिंग की कमी की वजह से ना मेरे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता और मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, दे आर रियली ब्रिलियंट, ये आपके साथ भी होता होगा, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जी जान लगा देते हैं, बट जब वो पेपर करते हैं ना, पेपर करते वक्त ही वो सारी गड़बड़ करते हैं, सारी गड़बड़े, दुनिया की सारी गड़बड़े उनकी पेपर में ही होती है। सर हमने तो ये किया था, सर गड़बड़ हो गई, सर गलती हो गई। अरे यार बेटा ध्यान रखो ना, एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि कैसे पेपर को करना है, मजा ले आपकी गलती हो जाए, आपको ध्यान रखना। इतने एक्सपीरियंस लोग हो तुम लोग यार, इतने सारे पेपर्स देते हुए आए हो, तुमसे गलती होगी तो फिर भाई साहब क्या होगा बताओ, फिर क्या होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट -1 0 1 सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज इज 3। चलिए देखते हैं, आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए ए मैट्रिक्स क्या अज्यूम कर लिया मैंने, ए मैट्रिक्स से आपका A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23, यहाँ पे आ जाएगा A31 A32 A33। मेरे को A ट्रांसपोज निकालना है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A21 A31 A12 A22 A2 A32 A12 A22 A32, फिर आ जाएगा A13 A23 A33। अब मुझे क्या चाहिए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल कैसे मिलेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर। अगला डायगोनल कब मिलेगा, जब सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी A21 का स्क्वायर प्लस का A22 का स्क्वायर प्लस का A23 का स्क्वायर। फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर। ये आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे किसके, A इंटू A ट्रांसपोज के, और इन सब का सम कितना होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। देखिए अब आपको देखिए इन सारी एंट्रीज को फिल करना चाहिए और ये सारी एंट्रीज का सम कितना होना चाहिए, 3 के बराबर। ये सारी एंट्रीज का सम किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। तो बताओ कैसे केसेस बनेंगे, 6 तो 0 हो जाए और 3 बार जो है वो 1 आ जाए, पहला केस तो ये 3 बार 1 हो जाए और 6 0 हो जाए, फिर वापस से 6 तो 0 आ जाए और आपको केस मिल जाए 1 -1 और 1, फिर से 6 बार 0 आ जाए और केस क्या मिल जाए, -1 1 और -1, फिर से 6 बार 0 आ जाए और केस आपको क्या मिल जाए, बताइए क्या केस मिल जाए आपको, तीनों नेगेटिव हो जाए, -1 -1 -1, तब भी पॉसिबल है। तो 6 0 हो जाए और ये हो जाए, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। देखिए अगर तीनों 1 हो जाएंगे तो ऐसा एक ही मैट्रिक्स बनेगा, है ना। वो तो अरेंजमेंट तो अपन कर लेंगे ना, एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना। यहाँ पे कितने बन सकते हैं, 3 पैटर्न बन सकते हैं इसके कितने पैटर्न बन सकते हैं, 1 -1, अगर इसका भी एक ही पैटर्न बनेगा केवल, इसके 3 पैटर्न बन सकते हैं और इसके भी 3 पैटर्न बन सकते हैं, तो टोटल 8 टाइप्स के पैटर्न बन सकते हैं। अब टोटल 8 टाइप्स के पैटर्न बन सकते हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स में से पहले तो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट में से 6 एलिमेंट वो सेलेक्ट करो जिसको 0 देना है। तो 9C6 तरीके से कर सकते हैं वो लोग, है ना। इनटू में क्या होगा, बाकी जो बचे हुए 3 होंगे, उन तीनों को भरने के तरीके क्या होंगे, या तो वो 1 से भरेगा या फिर वो -1 से भरेगा, यानी आप कह सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 8 × 9C6 हो जाएगा 9C3, 9 × 8 × 7 अपॉन, हो जाएगा 3 × 2 × 1, 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 12 × 8 7 जा हो जाएगा 56, तो हो जाएगा 560 और 112, ये हो जाएगा 2 7 6, 672 केसेस बनेंगे टोटल। देयर विल बी 672 केसेस, बिल्कुल सही है, टोटल मिला के 672 केसेस विल बी देयर। अगला सवाल, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को देखो, बहुत ही अमेजिंग सवाल है बच्चों, बहुत अमेजिंग। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी निकालना है, बी किसके बराबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर होगा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर होगा। यहां पर दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n -1। n किसके बराबर है, ऑर्डर इसका 3 है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का कितना हो जाएगा, 3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा। ए का डिटरमिनेंट अपन निकाल लेते हैं, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा 1 × 9 प्लस का 4 माइनस का 1 × ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 प्लस का 2 × -1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 13, मतलब 13 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, -4 × 2, ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर, 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये 36 के बराबर हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका 36 के बराबर हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बताओ किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी के स्क्वायर के, और डिटरमिनेंट ऑफ बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट बी किसके बराबर है, 36 के बराबर है, यानी 36 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी इसका न्यूमरेटर तो आ रहा है 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी।
तो सी किसके बराबर है? 3 टाइम्स ए के बराबर, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए, यानी 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है? 6 के बराबर, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। इसको लिख लो 36 इंटू 36 अपॉन ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 6, ये 6 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा। 8 विल बी द करेक्ट आंसर एंड दैट विल बी ए ऑप्शन। ओ ओ ओ ओ, ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी ऑप्शन दिया हुआ है। हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? ये 3 का क्यूब था, तो 3 का क्यूब था तो कितना हो गया? 36 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36 और ये हो जाएगा 9 इंटू, तो 36 इंटू 36 ये 8 के बराबर ही आएगा बेटा, ए ऑप्शन होगा, है ना? करेक्शन कर लेना, इट विल बी ए ऑप्शन, राइट? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए आज वीडियो देखने के बाद। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? तीनों चैप्टर से आप 20 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैं तो ये कहूंगा पुराने जेईई मेंस में आने वाले सवाल कर लीजिए, वही आपकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। और बिना देखे टाइम बाउंड होके करना है, टाइम बाउंड होके, यानी 60 सेकंड में आपको सवाल अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि सवाल को लेके बैठ गए 20 सवाल 1 घंटे में कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू बी टाइम बाउंड। अगर आप टाइम बाउंड होके सवालों को करोगे तो आप प्रेशर फील करोगे, और जब आप प्रेशर फील करोगे तब आप आउटपुट कैसा आ रहा है तब आपको रियली में पता लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।